हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जब तक ये लेक्चर आएगा आई गेस डेट शीट भी आपकी आ गई होगी, और वो डेट शीट वाला मैं अनाउंसमेंट भी इस टाइम तक दे चुका हूँ। तो चलिए आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल को स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमारा आज का लास्ट लेक्चर है कोरोजन। ठीक है, आज का आपका लास्ट लेक्चर है कोरोजन। ये मेटलर्जी हमने की थी, मेटलर्जी का एक स्टेप पढ़ना है और उसके बाद आपका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, इसके बाद हम इसके PYQ लगाएंगे। और कोई अगर आपका डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर दो। और मेरी वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैं आपको डेट शीट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें हमारे क्या प्लान्स हैं मैंने वो भी डिस्कस किए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट स्टेप था हमारा, स्टेप नंबर 5 है ना। मेटलर्जी में हमारा स्टेप नंबर 5 क्या था? रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। अब मेटल की रिफाइनिंग होती क्या है? ठीक है, मेटल को प्योरीफाई करना। जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो इसलिए उसको इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल के नाम से जाना जाता है। तो उसको, उसकी सफाई करने को क्या बोलते हैं हम? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। उसकी सफाई करने को क्या बोला जाता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब सबकी सफाई एक ही जैसे से कर देते हैं? नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम जैसे कुछ भी हमारा गंदा हो जाता है तो हम पानी से चीज़ों को क्या कर देते हैं? साफ़ कर देते हैं। तो क्या हम यहाँ पे मेटल्स को भी पानी से साफ़ कर देंगे? तो इसका आंसर है नहीं। मेटल्स को हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते, और आपको ये पता होना चाहिए कि पानी हर चीज़ को साफ़ नहीं कर सकता है ना। पानी आपका हर चीज़ को नहीं हटा सकता, हर एक इम्प्योरिटीज़ को नहीं हटा सकता। तो फिर कौन से मेथड का यूज़ करेंगे? तो बेटा, जो मेटल को रिफाइन करने के लिए हम मेथड चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है और उसमें किस तरह की हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए डिफरेंट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड हैं रिफाइन करने के। बट हमारे सिलेबस में जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हमारे सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बहुत कॉमन है, और काफ़ी ज़्यादा मेटल्स को इसके थ्रू हम साफ़ कर सकते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकल, जिंक, इन सबको हम इससे रिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड से आई गेस आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ही है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो हमें और हमारे सिलेबस में किसकी रिफाइनिंग है? कॉपर की। ठीक, तो कॉपर की रिफाइनिंग है। सामने आपके ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन किसका है? ये सॉल्यूशन है बेटा कॉपर सल्फेट का। देखो, जिस भी मेटल को आपको रिफाइन करना है, जिस भी मेटल की आपको रिफाइनिंग करनी है, जनरली उसी मेटल का हम क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लिया जाता है। उसी मेथड का, उसी मेटल का सॉल्यूशन लिया जाता है। अब यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड, है ना। अब ये क्या है? ये जो आपकी ब्राउन सी स्ट्रिप दिख रही है ये क्या है? तो कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर को लिया जाता है, एक पतली सी थिन स्ट्रिप ली जाती है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर हम लेते हैं, और उसको जनरली किससे कनेक्ट कराते हैं? बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कराते हैं। तो इसीलिए ये कैसे काम करती है? कैथोड की तरह काम करती है। और यहाँ पे ये क्या लिया है? ये क्या है? ये आपका इम्प्योर मेटल है। जो भी क्या है ये जो आपको ब्राउन कलर का मोटा सा ये दिख रहा है, इसको जनरली आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना दो ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर कॉपर, जिस कॉपर की हमें रिफाइनिंग करनी है, ठीक ठीक है, इसी की हमें क्या करनी है? रिफाइनिंग। इसी को हमें साफ़ करना है। तो पिछले 4 स्टेप से जैसे आप निकाल के लेके आए कॉपर, उसको अब आपको क्या करना है? साफ़ करना है। तो देखो, इसमें सब कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एज एनोड, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल इज मेड कैथोड, एंड ए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड। जिस भी मेटल को आपने रिफाइन करना है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा? CuSO4। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशन जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएं।
ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस, विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं। जैसे कॉपर सल्फेट किस में डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। क्लियर है। जैसे आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से दो तरह के आयंस आएंगे, एक आपके कॉपर आयन आगे, ये कलर, एक आपके कॉपर आयन आए सॉल्यूशन से, और एक आपके क्या आए, सल्फेट आयन आए। कॉपर आयन आए और सल्फेट आयन आए। अब होगा क्या, ठीक है, अब ये कैथोड पे, अब ये Cu2 प्लस जो आयंस हैं, जो कहाँ से आए आपके, जो कहाँ से आए हैं, सॉल्यूशन से आए, उन पे क्या है, Cu2 प्लस, 2 प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन किस तरफ भागेगा भाई, नेगेटिव वाले की तरफ। मीन्स ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, है ना, ये किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। अब कैथोड पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर से Cu2 प्लस आया, अब कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, कैथोड पे जाएगा, और इसको अब क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, बेटा ये जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे एक ऐसे बनाया हुआ है, इम्प्योर कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे कैथोड एनोड पे क्या होएगा, इम्प्योर कॉपर जो है वो आपका डिसोसिएट होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएगा। और Cu2 प्लस जो बना है ना इम्प्योर कॉपर से, वो किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ गया, वो किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भी कॉपर आ रहा है, और इम्प्योर कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आता जा रहा है, वो किस में आता जा रहा है, सॉल्यूशन में आता जा रहा है। और फिर ये Cu2 प्लस किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ये क्या है आपका, कैथोड है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और कैथोड पे ये क्या करेंगे, ये जो Cu2 प्लस के आयंस आ रहे हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, अपने पास ले लेंगे भाई, है ना। तो कैथोड पे Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये Cu2 प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे, और कॉपर में कन्वर्ट होके यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े टाइम में क्या होता जाएगा, देखो एनोड से निकल रहा है कॉपर, एनोड्स पे क्या हो रहा है, एनोड की भी रिएक्शन लिख देते हैं, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर क्या कर रहा है, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पे जा रहे हैं, और वहाँ पे ये Cu2 प्लस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये मेटल जो है, ये जो इम्प्योर कॉपर है, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ये पतला होता चला जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन के अंदर आता जा रहा है, और सॉल्यूशन से फिर वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और एनोड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। एज द प्रोसेस कंटिन्यूज, लिख देते हैं यहाँ पे, एज द प्रोसेस कंटिन्यूज एनोड विल बिकम थिनर, एनोड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एंड कैथोड विल बिकम थिकर, कैथोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्लियर।
तो एनोड की रिएक्शन भी आपको समझ आ गई और कैथोड की रिएक्शन भी आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर कॉपर, जो मैंने आपको अभी बताया वही ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इम्प्योरिटीज़ का क्या हुआ, है ना, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ थी वो कहाँ पे गई। अब इम्प्योरिटीज़ का एक मतलब समझना, इम्प्योरिटी क्या होती है बेटा, जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो आपकी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। हालांकि आपको पता है, क्योंकि अब मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ वो चीज़ सुन के आपको थोड़ा सा हैरानी हो सकती है। अनवांटेड मटेरियल या मेटल जो भी आपका, क्यों सुन के हैरानी होने वाली है। जैसे इम्प्योरिटीज़ ना दो तरह की हो सकती हैं, एक जो कम रिएक्टिव हों, एक क्या होती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव हों। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव हुई, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये Fe2+ या Fe3+ की फॉर्म में किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। लेस रिएक्टिव जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, हाँ ये सुन के थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, इम्प्योरिटीज़ में सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड इम्प्योरिटी है, गोल्ड तो इतना मतलब प्रीशियस है, उसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। बेटा इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो मेटल मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। कॉपर के अलावा कुछ भी चीज़ होगी ना इस इम्प्योर कॉपर के अंदर, कुछ भी चिपका होगा, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब का सब मेरे लिए क्या है, इम्प्योरिटी है। वो सभी मेरे लिए क्या है, इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड तो क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इनका क्या होगा फिर, ये एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड, डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड, इसको बोला जाता है एनोड मड। डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो नीचे आप देख रहे हो, है ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये क्या है, आपका एनोड मड। जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिएक्टिव तो है नहीं, तो कॉपर जैसे निकलता जाएगा इस पे से हट के नीचे ये गिरती जाएंगी, ठीक है। तो क्लियर आ गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको कॉपर की क्लियर है कि कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एनोड की क्या रिएक्शन होती है और कैथोड की क्या रिएक्शन होती है, सिर्फ यही है आपके सिलेबस में। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है ना, कोरोजन का मतलब क्या होता है, देखो कोई आपका मेटल है, मेटल आपने बाहर रख दिया, ठीक। अब बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ठीक है, मॉइस्चर भी है, गैसेस भी हैं। अब मेटल की जनरली टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ये जनरली क्या होती हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं। अब नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना चाहती हैं। तो जब इनके बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है और एक स्टेबल, एक मोर स्टेबल लेयर ये फॉर्म कर लेते हैं। एक स्टेबल लेयर ये फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो लेयर है ये आपके ऑक्साइड की भी हो सकती है, ये सल्फाइड की भी हो सकती है, या फिर ये कार्बोनेट की भी हो सकती है, ठीक है। ऑक्साइड की भी हो सकती है, सल्फाइड की भी हो सकती है और कार्बोनेट की भी हो सकती है भैया। तो कुछ लेयर तो होती हैं, कई बार ये प्रोटेक्टिव नेचर भी होता है इनका, ये मेटल को प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं, और कई बार ये जो लेयर होती हैं ये मेटल को ख़राब भी कर देती हैं, ठीक है।
तो जो मेटल को ख़राब करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं जनरली, जो इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। वैसे तो कोरोजन ये आपको जनरल बता दिया, मेटल्स जब क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक मोर स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कई बार क्या हो जाता है, हमारा मेटल डिटीरियोरेट करना स्टार्ट कर देता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो वहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? तो समझ आया कोरोजन क्या होता है, होता क्यों है? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, ये सब क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, मेटल देना चाहता है, तो इनके बीच में रिएक्शन हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर का मतलब O2, मॉइस्चर मतलब H2O, और केमिकल, कोई भी केमिकल भी हो सकता है, मान लो कोई एसिड वगैरह, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब यहाँ पे केमिकल सच एन एसिड क्या लिखा हुआ है, भैया आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, ताजमहल वाली स्टोरी भी सुनी होगी, है ना, तो उससे भी क्या हो रहा है, वो डिटीरियोरेट हो रहा है। बेसिकली इनसे होता क्या है, मेटल की ना लश्चर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मेटेलिक लश्चर जो होता है ना, कोरोजन के कारण, अब ये लेयर बन गई इसके ऊपर, मेटेलिक लश्चर जो होता है वो कम हो जाता है, मेटल चमकना बंद कर देता है, ठीक, क्योंकि भैया मेटल का तो सरफेस अब ढक गया ना इस लेयर से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो हम पढ़ते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टाइप्स ऑफ कोरोजन है। टाइप ऑफ कोरोजन में जब आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है, आयरन का जब कोरोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है। आयरन के कोरोजन को क्या बोला जाता है, रस्टिंग, लिख देते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। अब होता क्या है, आपने आयरन लिया, आयरन का कोई पीस था, उसको काफ़ी टाइम के लिए आपने क्या छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, है ना। अब ये तो क्या था, सिल्वरी ग्रे कलर का आपने आयरन लिया, अब बाहर छोड़ा, बाहर क्या आ गया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक। वाटर वेपर्स ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। अब ये जो लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इस लेयर को क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है, ठीक। रेडिश ब्राउन कलर की ये लेयर बनती है, सबने देखी होगी, रेडिश ब्राउन कलर की ये लेयर बन जाती है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, देखो बैलेंस आपको करनी है, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, Fe+O2 प्लस XH2O। अब यहाँ पे XH2O क्यों लिखा, भैया कहीं पे एनवायरनमेंट में हवा में ज़्यादा मॉइस्चर भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है, तो उसके लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमें नहीं पता, तो उसको हम X लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3.XH2। एक वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो X की वैल्यू 1, 2 हुए तो 2। यही क्या होती है हमारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत बार आपसे पूछा गया है। अब ये जो रस्ट होती है ना, ये क्या होती है, एक फ्लेकी एंड ब्रिटल लेयर होती है। ब्रिटल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कांच के गिलास का एग्जांपल लेके बताया था, उसको जैसे ही आप गिरा दो अच्छी खासी हाइट से तो वो टूट जाता है, एक एकदम टुकड़ों में बिखर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। वो कैसा नेचर है, ब्रिटल नेचर है। फ्लेकी मतलब इसके फ्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है, जैसे पपड़ी सी उतर जाती है वो चीज़। तो यही क्या करती है, ये मेटल को डिटीरियोरेट करती है, ये मेटल को क्या करती है, डिटीरियोरेट करती है। क्लियर? तो रस्टिंग समझ आइए, आयरन की रस्टिंग क्या होती है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ के देखते हैं भाई। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट और एयर का मतलब, केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन लिखते हो तो वहाँ पे मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब वहाँ पे क्या है, वाटर वेपर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी मॉइस्ट एयर लिखा आ जाए ना आपके पास, तो
उसका मतलब क्या है, मॉइस्ट का मतलब वाटर भी है वहाँ पे, एयर का मतलब ऑक्सीजन से है। फॉर ए कंसिडरेबल टाइम इट्स गेट covered with a red brown flaky substance called rust. This is called rusting of iron. ठीक है जी, हमने देख लिया। ठीक है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस ये आपको करनी है। क्लियर? तो अब नेसेसरी कंडीशन क्या है रस्टिंग होने की? नेसेसरी कंडीशन, मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया? वहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी होनी चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए, वाटर वेपर भी होने चाहिए, या मतलब मॉइस्चर होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं आपके पास। टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाल दी और उस आयरन नेल के साथ एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या है? ड्राई एयर है। ये एयर क्या है? ड्राई। ड्राई एयर का मतलब इसमें वाटर के वेपर्स नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये रबर का कोक लगा दिया जिससे बाहर से भी आपकी ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए, मॉइस्चर एंटर ना कर पाए। एक केस तो ये था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नेल डाल के एनहाइड्रस कंडीशन में डाल दी। अब वही सेम दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उस पर भी कोक वगैरह लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा? पानी है यहाँ पे, और वो पानी कैसा है? बॉइल्ड वाटर है। पानी कैसा है? बॉइल्ड वाटर है। और वही आयरन नेल डाल दी। इस बार यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, ये वाटर डाला है। अब यहाँ पे आयरन नेल है, ऊपर क्या है? ऑयल की लेयर है। ऊपर क्या है? ये क्या है? ऑयल की लेयर है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि एयर थी यहाँ पे, आयरन नेल डाला, सिंपल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है यहाँ पे। तो अब किस कंडीशन में हमारी रस्टिंग होती है, किस कंडीशन में नहीं होती? भैया नेसेसरी कंडीशन आपने पढ़ी, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, मीन्स वाटर चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या? पहली टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ पे ड्राई एयर थी। ड्राई एयर का मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है। एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम ही ये है कि वो एयर को ड्राई बना देगा, मतलब एयर के अंदर जितना मॉइस्चर है वो उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? O2 है सिर्फ। हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। वाटर का है? वाटर जितना ऑक्सीजन के अंदर, एयर के अंदर वाटर था जितना, वो तो कैल्शियम क्लोराइड ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे वाटर है नहीं, तो यहाँ पे रस्टिंग होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड केस में हमने क्या किया कि बॉइल्ड वाटर लिया। क्या लिया? बॉइल्ड वाटर। बेटा बॉइल्ड वाटर का समझ लेना, जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो उसमें से सारी की सारी गैसेस की सोलिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती, डिजोल्ड ऑक्सीजन नहीं होती, बस। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये नॉर्मल वाटर और बॉइल्ड वाटर में। जैसे ही आप बॉइलिंग स्टार्ट करते हो, जैसे ही पानी की बॉइलिंग होना स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे गैसेस की सोलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो लीव कर जाती है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे ऊपर क्या लगा दिया? एक ऑयल की लेयर लगा दी। अब इस वाले पानी में तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से जो ऑक्सीजन आ सकती थी वो हमने क्या लगा दिया? ऑयल की लेयर लगा दी। तो ऑयल अब ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देगा पानी तक। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? सिर्फ पानी पानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे भी आपकी कोई रस्टिंग नहीं होगी। अब ये तीसरी केस में आपने क्या लिया? ना तो कोई ऑयल की लेयर लगाई, ठीक, और वाटर भी क्या है? नॉर्मल है। वाटर भी क्या है? अनबॉइल्ड, मतलब नॉर्मल वाटर। अब नॉर्मल वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन होती है, डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन भी होगी और वाटर भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गई, वाटर भी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगी? रस्ट लगेगी। ठीक है, रस्ट की लेयर बनेगी। तो आई होप आपको ये तीनों केस समझ आ गए होंगे। बॉइल्ड वाटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी तो है ना, पानी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन भी होगी। पानी के अंदर फॉर्मूला क्या है? H2O, O में O क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत आई? बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती। क्यों? उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के ऊपर जो लेयर बनती है, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उसे बोला जाता है वो कॉपर क्या हो गया? टार्निश हो गया। कॉपर क्या हो गया? टार्निश, ये चीज़ बोली जाती है। ठीक,
तो जब आप कॉपर को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दो तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, इनसे रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है CuCO3.CuOH ट्वाइस। ठीक, कॉपर जो था अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ये लेयर, और इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ये भी बोल दिया जाता है। ये लेयर, इसकी ये जो लेयर बनी, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हाँ, ये एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये लेयर ना मतलब आयरन की तरह नहीं है, आयरन पे एक फ्लेकी लेयर बनती है, ब्रिटल लेयर बनती है ना। ये लेयर, वो आयरन की जो लेयर बनती है, रस्ट जो उसके ऊपर लगती है, वो तो क्या करेगी, वो डिटीरियोरेट करती है, वो आयरन को डिटीरियोरेट करती है, जबकि ये जो लेयर है ये कॉपर को बचा के रखती है। ग्रीन कलर की लेयर बनती है ये, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किस कलर की होती है ये, ग्रीन कलर की। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पटीना। इस लेयर का नाम क्या होता है, जैसे उसको रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटीना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और सिमिलरली क्या होता है, सिल्वर की भी क्या होती है, टार्निशिंग होती है। सिल्वर की भी क्या होती है, टार्निशिंग होती है। चांदी को आपने बहुत बार देखा होगा, आपके जो घर में फीमेल्स हैं उनके पास, आपकी दादी के पास, आपकी मम्मा के पास चांदी के कुछ ज्वेलरी भी हो गई है ना, वो धीरे धीरे टाइम के बाद क्या हो जाती है, वो काली पड़ जाती है, ब्लैक पड़ जाती है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्या हो गया, चांदी क्या हो गई, टार्निश होगी। सिल्वर क्या हो गया, टार्निश होगी। अब इसकी टार्निशिंग होती कैसे है, सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो कि ऑक्सीजन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें एक कंपाउंड बना लेती है Ag2S। ठीक, और वाटर रिलीज हो जाता है। अब इसके कारण ये जो आपकी लेयर बनती है, इसके कारण चांदी आपकी क्या हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, और इस लेयर को भी पेटीना बोला जाता है। इस लेयर को भी क्या बोलते हैं हम, पेटीना बोलते हैं। तो चांदी तो काली होती हुई देखी होगी आपने, है ना, सबने अपने घर में। तो सिल्वर इज़ हाईली अनरिएक्टिव मेटल। तो ऑक्सीजन के साथ तो ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बट जो सल्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे H2S, उसके साथ ये रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है जिसको पेटीना बोलते हैं, जिसके कारण वो क्या पड़ जाता है, ब्लैक, जिसके कारण क्या हो जाती है, वो ब्लैक कलर की उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है Ag2S की। क्लियर, इसके कारण क्या होता है, एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है ये। ठीक है, तो ये था आपके जर्नल कोरोजन के बारे में, टाइप ऑफ कोरोजन। हमने कॉपर का पढ़ लिया, सिल्वर का पढ़ लिया, और आयरन का सबसे मेन है। तो अब कोरोजन हमने देखा, आयरन के केस में तो भैया बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। तो रस्टिंग तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है, तो रस्टिंग को तो प्रिवेंट करना पड़ेगा। रस्टिंग हमें तो क्या चाहिए, रस्ट ना लगे। तो रस्टिंग ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, 3 मेथड हैं जनरली आपके पास। एक बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हो, एक सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, एक तीसरा काम क्या है, एलोय। ये दोनों टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये दोनों क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, रस्टिंग को ना, रस्टिंग ना हो उसके, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और एलोइंग इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है। अब बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर क्या होता है, मतलब यार एक लेयर लगा दो ना, एक बैरियर खड़ा कर दो उसके आगे। जैसे चलो एक एक करके देख लेते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे, भैया आपका रस्ट लग क्यों रही है, ये आयरन है ना, इसके ऊपर रस्ट क्यों लग रही है, रस्ट इसीलिए लग रही है कि आप के यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है, वो आयरन के सरफेस पे आ रहा है। अगर वाटर और ऑक्सीजन आयरन के सरफेस पे आ ही ना पाए तो क्या उस पर रस्ट लगेगी, नहीं लगेगी, है ना। तो क्या करो, हमने एक क्या लगा दिया, ये बैरियर लगा दिया। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक, किसको, ऑक्सीजन एंड वाटर को ये एंट्री ही नहीं होने देगा उसके सरफेस तक, आयरन के सरफेस तक।
तो जब आयरन के सरफेस तक वाटर और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रस्ट नहीं लगेगी, है ना। तो बस यही सिंपल काम होता है। तो आप क्या कर दो, या तो अब बैरियर के फॉर्म में किसका यूज़ कर सकते हो, पेंट कर दो आप, ठीक है, ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना। रेलवे स्टेशन पे आप जाके देखना, अगर वो आयरन पोल्स होंगे, आयरन स्टैंड्स होंगे, उनके ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। उसका पहला काम सुंदर दिखना नहीं है, उसका पहला काम क्या है, रस्ट ना लगने देना, ठीक है, आयरन को जंग ना लगने देना। क्लियर। अब दूसरा मेथड क्या था हमारा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, मेटल के ऊपर, ठीक है, जो भी जैसे आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन के ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे, ठीक, आयरन के ऊपर ना एक और लेयर लगा देंगे। ये जो लेयर होगी ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की होगी, लेयर ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। अब इससे क्या होगा, सेम काम भैया, रस्ट नहीं लगने देना, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आयरन तक नहीं पहुंचने देना। तो आपने एक और मेटल की क्या कर दी, लेयर चढ़ा दी, जैसे रैप कर दिया आपने, है ना, रैपिंग कर दी किसी चीज़ की। तो ये क्या करेंगे, अब ये लेयर इस मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से कौन एक्सपोज हुआ, ये वाली लेयर एक्सपोज हुई ना। इस लेयर के ऊपर ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, आयरन के ऊपर थोड़ी अटैक करेंगे। क्लियर, आयरन के ऊपर थोड़ी अटैक करेंगे। तो आयरन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो रस्ट ही नहीं होएगी। तो आप समझ गए हो। और इस प्रोसेस में हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन में अगर ये लेयर आपकी किसकी है, जिंक की, आयरन के ऊपर आपने क्या लगाया, लेयर ऑफ जिंक लगाई, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा गैल्वेनाइजेशन से, कि गैल्वेनाइजेशन जब हम करते हैं तो आयरन के ऊपर किस मेटल की लेयर लगाई जाती है, किस मेटल की लेयर लगाई जाती है, जिंक की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कैसे करोगे भैया, डिप कर दो आयरन ऑब्जेक्ट मोल्टन जिंक मेटल में, क्या कर दो, जिंक को पिघलाओ और आयरन को उसके अंदर डुबो दो। आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, सारा का सारा जिंक लग के आ जाएगा, है ना। जैसे गाड़ियों पे पेंट किया जाता है, फैक्ट्री में अगर आपने गाड़ियाँ पेंट होती हुई देखी हैं डिस्कवरी चैनल्स पे या यूट्यूब पे, तो वैसे ही सेम प्रोसेस किया जाता है। डिप करके हम क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर लगा देते हैं, ठीक। और तीसरी चीज़ हमारी क्या थी, एलोए कर दो, एलोए बना दो, है ना, एलोए कर दो नहीं, एलोए बना दो। अब एलोए क्या होता है, एलोए इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, मेटल या मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या मेटल प्लस नॉन मेटल। जनरली बच्चे मेटल और मेटल को ही सोचते हैं कि एलोए मेटल और मेटल का मिक्सचर होता है, नहीं, मेटल मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। मतलब दो मेटल्स को आपने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उनको मिक्स कर दिया। अब वो जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, होमोजेनस। तो एलोए इज एन होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, ठीक। अब इसे होता क्या है, एलोए करने से, एलोए बनाने से होता क्या है, जिन भी दो मेटल से को मिला के आपने एक नया एलोए बनाया, जो एलोए बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों मेटल की प्रॉपर्टीज़ से क्या होंगी, एनहेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़। तो एलोए करने के फ़ायदा क्या होते हैं, एलोए बनाने के फ़ायदा क्या होता है, जो एलोए होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है मेटल से जिनसे वो बना हुआ है। रेजिस्टेंट टू कोरोजन इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, मीन्स कोरोजन नहीं लगने देगा, ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो एलोए बनाने के इतने फ़ायदे होते हैं। हाँ, कुछ कुछ नुकसान भी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछी जाती है कि भैया जब आप एलोइंग करते हो, जब आप किसी मेटल से एलोए बनाते हो, किन्हीं दो मेटल से एलोए बनाते हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, बाकी सब इंक्रीज़ हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हार्डनेस बढ़ जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, खींच पाने की ताकत, कितना लोड वो बेयर कर सकता है, टेंसाइल लोड कितना ज़्यादा बेयर कर सकता है कि आप उसको खींच रहे हो और वो फिर भी ना टूटे, उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
कोरोजन नहीं लगता इतनी जल्दी, रेजिस्टेंट टू कोरोजन बढ़ जाता है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपके लिए स्टार मार्क है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और आपका एलॉय से क्या क्वेश्चन आएगा, आपका एलॉय से क्वेश्चन आएगा ये वाला, आपको एलॉय का नाम याद रखना है और वो किस मेटल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे ड्यूरालुमिन है, अब इसके अंदर एल्यूमिनियम का ये एलॉय है, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम के साथ कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, ड्यूरालुमिन बनाया जाता है। जनरली ये एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो होते हैं आपके बहुत हल्के होते हैं, ये ड्यूरालुमिन बहुत हल्का होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज का, ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रोंज। अच्छा, कहीं कहीं जगह पे ना आपको परसेंटेज भी लिखी मिलेगी, परसेंटेज का आपने कोई याद नहीं करना, ठीक है। कई टीचर जो होते हैं वो जस्ट काम बढ़ाने के लिए नोट्स को ज़्यादा, मतलब ये कहने के लिए कि कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं हम, उसके लिए यहाँ पे परसेंटेज मेंशन होगी। 10th लेवल पे आपके लिए परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, आपसे परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी कि इसमें कॉपर कितना परसेंट है, जिंक कितना परसेंट है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जर्मन सिल्वर, इसमें नाम से बेवकूफ़ बनते हैं बच्चे, जर्मन सिल्वर, सिल्वर नहीं होता इसमें, नाम है सिर्फ सिल्वर। कॉपर, जिंक, निकल का एलॉय होता है। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, ठीक है, कभी सोल्डरिंग कराई होगी, है ना, टांका लगवाया होगा, कभी तार निकल जाती है, हल्का सा टांका लगा देते हैं, वो जिसे हिंदी में बोलते हैं टांका लगाना, ठीक है, सोल्डरिंग करना। लेड और टिन का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, Cr क्या होता है, क्रोमियम, ठीक, इसको यहाँ लिखते हैं, Cr क्या होता है, क्रोमियम। क्रोमियम का आयरन, क्रोमियम और निकल का क्या होता है, मिक्सचर होता है, स्टेनलेस स्टील। एक वर्ड और आप याद रखना भाई, अमलगम। अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल में अगर आप मरकरी मिला दो, क्या मिला दो, मरकरी, ठीक है, तो उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम बेसिकली क्या होता है, एलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी के एलॉय को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। और दूसरी चीज़, गोल्ड। गोल्ड की अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें तो सबको पता है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। बट 24 कैरेट से आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। तो जो ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, जो ज्वेलरी आपकी बनाई जाती है, वो 22 कैरेट की बनाई जाती है, 22, 23 इतने की भी बना सकते हैं। क्यों, ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है यार, प्योर गोल्ड जो होता है ना बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, आप उसको हाथों से कोई भी शेप दे सकते हो, मतलब आपने कोई डिज़ाइन बनाया वो ख़राब हो सकता है, कोई डिज़ाइन अच्छा सा बनेगा ही नहीं, ठीक। तो उसको मैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए 22 कैरेट गोल्ड में क्या ऐड किया जाता है, या तो आप सिल्वर ऐड कर दो या क्या कर दो, कॉपर ऐड कर दो। जनरली कॉपर ऐड किया जाता है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, सिल्वर ऐड करोगे फिर ज़्यादा क्या पड़ेगा आपको, महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो एलॉयज से आपको ये ध्यान रखना है, एलॉयज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, मेटल एंड नॉन मेटल्स का। अच्छा खासा चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी खासी है, 10 नंबर का चैप्टर आता है ये। तो अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं तो वो लिख देना, और अब आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो टॉपिक वन शॉट लेक्चर भी आएगा, बच्चों का डाउट रहता है वन शॉट लेक्चर, हाँ वन शॉट लेक्चर आएगा, ठीक है, 1-1.5 घंटे में आपका पूरा रिवाइज़ करा देंगे, ताकि आपके जो डेट शीट आ चुकी है ना, उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो सके। क्लियर। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।